अपने काम निपटाने के बाद माँ अपने कमरे में जा लेटी थी। उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। शिखा से फ़ोन पर बात करके वे बेहद अशांत हो उठी थी। उनके शांत जीवन में सहसा उथल पुथल मच गई थी। दोनों रसीम और शिखा बेटियों के विवाह के बाद वे स्वयं को बड़ी हल्की और निसंचित अनुभव कर रही थी। बेटे बेटियां अपने अपने घरों में सुखी जीवन बिता रहे हैं, यह सोचकर वे पति पत्नी कितने सुखी व संतुष्ट थे। शिखा की कही बातें रह रहकर उनके अंतर्मन में गूंज रही थी। वे देर तक सोनी सोनी आंखों से छत की तरफ ताकती रही। घर में कौन था जिसे कुछ कह सुन के वे अपना मन हल्का करती। ले देकर घर में पति थे, वे तो शायद इस झटके को सहन ना कर सके। दोनों बेटियों की विदाई पर उन्होंने अपने पति को मुश्किल से संभाला था। बराबर यही बोल उनके दिल में तसल्ली दी थी कि बेटी तो पराया धन है, कौन इसे रख पाया है। समय बहुत बड़ा मलहम है, बड़े से बड़ा घाव समय के साथ भर जाता है। वे भी संभल गए थे। बड़ी बेटी रसीम के लिए उनके दिल में बड़ा मोह था। रसीम के जाने के बाद वे बेहद टूट गए थे। रसीम को इस बात का एहसास था, सो हर 3-4 महीने बाद वह अपने पति के साथ पिता से मिलने आ जाती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी रसीम मां नहीं बन सकी थी। बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से इलाज कराया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर बार नए डॉक्टर के पास जाने पर रसीम के दिल में आशा की लौ जगती, पर निराश रूपी आंधी उसकी लौ को निर्ममता से बुझा जाती। किसी ने IVF तकनीक से संतान प्राप्ति का सुझाव दिया, लेकिन IVF तकनीक में रमीश को विश्वास न था, रसीम को विश्वास न था। अकेलापन जब असह्य हो उठा तो रसीम ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सुनो, मैं MA ज्वाइन कर लूँ। बैठे बैठे यह तुम्हें क्या सूझा? खाली जो बैठी रहती हो, इससे समय भी कट जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, पर बाबूजी शायद ही राजी हो। ठीक है, बाबूजी से मैं स्वयं बात कर लूँगी। उस रात बाबूजी को खाना परोसते हुए रसीम ने अपनी इच्छा जाहिर की तो एक पल को बाबूजी चुप हो गए। रसीम समझी शायद बाबूजी को मेरी बात बुरी लगी है। अनुभवी बाबूजी समझ गए कि रसीम ने अकेलेपन से उब कर ही यह इच्छा प्रकट की है। उन्होंने रसीम को सहर्ष अनुमति दे दी। कॉलेज जाने के बाद नए मित्रों और पढ़ाई के बीच 2 साल कैसे कट गए, यह स्वयं रसीम भी न जान सकी। रसीम ने अंग्रेजी MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। उसके ससुर ने उसे एक हीरे की सुंदर अंगूठी उपहार में दी। शिखा की शादी तय हो गई थी। रसीम के लिए शिखा छोटी बहन ही नहीं, मित्र व हमराज भी थी। शिखा ने WhatsApp पर लिखा कि सच में बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हारे जीजाजी का तुम्हारे शहर में अपने व्यापार के संबंध में खूब आना जाना रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इसी बहाने तुम्हारे पास हमारा आना जाना लगा रहेगा। WhatsApp में मैसेज देखकर और उसमें लिखा पढ़कर रसीम खिल उठी थी। कल्पना में ही उसने अनदेखे जीजाजी के व्यक्तित्व के कितने ही खाके खींच डाले थे, पर दिल में कहीं यह एहसास भी था कि शिखा के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी कितने अकेले हो जाएंगे। शिखा की शादी में रमेश से मिलकर रसीम बहुत खुश हुई। कितना हंसमुख सरल नेक लड़का है।
शिखा जरूर इसके साथ खुश रहेगी। रमेश भी रसीम से मिलकर प्रभावित हुआ। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। शिखा की शादी के बाद 1 माह रसीम माँ बाप के पास ही रही थी ताकि शिखा की जुदाई का दुख उसकी उपस्थिति से कुछ कम हो जाए। शिखा अपने पति के साथ रसीम के घर आती जाती रही। हर बार रसीम ने उनकी जी खोल कर अवभगत की। उनके साथ बीते दिन गुजर जाते कि पता ही न लगता कि कब वे लोग आए और कब चले गए। उनके जाने के बाद रसीम के लिए सुखद स्मृतियाँ ही समय काटने को काफ़ी रहती। शिखा शादी के बाद जल्द ही एक एक कर 2 बेटियों की माँ बन गई थी। रसीम ने शिखा के हर बच्चे के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम और लगन से की। अपने दिल के अरमान वह शिखा की बेटियों पर पूरे कर रही थी। मनोज भी रसीम को खुश देखकर खुश था। उसकी ज़िंदगी में आई कमी को किसी हद तक पूरी होते देख उसे सांत्वना मिली थी। शिखा के तीसरे बच्चे की खबर सुनकर रसीम अपने को रोक न सकी। शिखा की चिंता उसके शब्दों से साफ प्रकट हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह शिखा के इस बच्चे को गोद ले लेगी। इससे उसके अपने जीवन का अकेलापन, खालीपन तथा घर का सन्नाटा दूर हो जाएगा। बच्चे की ज़रूरत उस घर से ज़्यादा इस घर में है। रसीम ने जब मनोज के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो मनोज ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। शिखा, घबरा मत, तेरे ऊपर यह बच्चा भार बनकर नहीं आ रहा है। इस बच्चे को तुम मुझे दे देना। मुझे अपने जीवन का अकेलापन एहसास हो उठा है। तुम अगर यह उपकार कर सको तो आजन्म तुम्हारी आभारी रहूंगी। रसीम ने शिखा से फ़ोन पर बात की। शाम को जब रमेश घर आया तब शिखा ने मोबाइल पर हुई सारी बातें उसे बताई। रसीम, मुझे ही गोद क्यों नहीं ले लेती? उसे कमाऊं बेटा मिल जाएगा और मुझे हसीन मम्मी। रमेश ने मजाक किया। क्या हर वक्त बच्चों जैसी बातें करते हो? कभी तो बात को गंभीरता से लिया करो। रमेश ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, लो हो गया गंभीर, अब शुरू करो अपनी बात। नाराज होते हुए शिखा कमरे से जाने लगी तो रमेश ने उसका आंचल खींच लिया। बात पूरी किए बिना कैसे जा रही हो? रसीम के दर्द व अकेलेपन को नारी हृदय ही समझ सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रह कर भी हमसे दूर नहीं रहेगा। हम तो वहाँ आते जाते रहेंगे। हाँ कह देती हूँ। बच्चे पर माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। तुम जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। शिखा ने रसीम को अपनी राजमंदी दे दी। सुनकर रसीम ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह मौसी की नहीं, माँ की भूमिका अदा कर रही थी। उसकी खुशियों में मनोज पूरे दिल से साथ दे रहा था। ऐसे में एक दिन उसे पता चला कि वह स्वयं माँ बनने वाली है। रसीम डॉक्टर की बात का विश्वास ही नहीं कर सकी। उसने अपने हाथों पर चिकोटी काटी। मनोज ने खबर सुनते ही रसीम को चूम लिया। उसी रात रसीम ने शिखा को फ़ोन किया। शिखा, तेरा यह बच्चा मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियाँ ला रहा है। सुनेगी तो विश्वास नहीं आएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। कहीं तेरे बच्चे को गोद लेने के बाद माँ बनती तो शायद तेरे बच्चे के साथ पूरा न्याय न कर पाती। रसीम की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि स्वयं माँ बनने पर भी इतनी खुश नहीं हुई थी। 14 साल बाद पहली बार तुम्हारे घर में खुशी नाचेगी। शिखा बहन की इस खुशी से दोगुनी खुश होकर बोली। माँ और बाबूजी भी
यह खुशखबरी सुनकर आ गए थे। रसीम के ससुर की खुशी का ठिकाना ही न था। रसीम ने अपनी बेटी का नाम प्रीति रखा था। प्रीति घर भर की लाडली थी। शिखा व रमेश का आना जाना लगा ही रहता। शिखा के तीसरा बच्चा बेटा था। रसीम ने यही सोचकर कि घर में बेटा होना भी जरूरी है, शिखा से उसका बेटा नहीं मांगा। रसीम की खुशियाँ शायद जमाने को भाई नहीं। शिखा व रमेश रसीम के पास आए हुए थे। उनकी दूर की मौसी प्रीति को देखने आई थी। रसीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, रसीम, तेरा रूप बिटिया न ले सकी। यह तो अपने मौसा मौसी की बेटी लगती है। यह तो अपने अपने समझने की बात है मौसी। मैं प्रीति को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ। मौसी का कथन और रमेश का समर्थन शिखा के दिल में तीर बनकर चुभ गए। जिन आँखों से प्रीति के लिए प्यार उमड़ता था, वहीं आँखें अब उसका कठोर परीक्षण कर रही थी। प्रीति का हर अंग उसे रमेश के अंग से मेल खाता दिखाई देने लगा। प्रीति की नाक, उसकी उंगलियां रमेश से कितनी मिलती है, तो क्या प्रीति रमेश की बेटी है? शिखा के दिल में संदेह का बीज पनपने लगा। मौसी का विष बाण अपना काम कर चुका था। रसीम बच्चे की चाह में इतना गिर सकती है और रमेश ने मेरे विश्वास का यही परिणाम दिया। शिखा सोचती रही, उठती रही। घर लौटते ही शिखा उबल पड़ी। सुनते ही रमेश सन्नाटे में आ गया। यह रसीम की सगी बहन बोल रही है या कोई शत्रु? तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रही हो। तुम में विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इतना ही भरोसा है मुझ पर। अब विश्वास की बात ही क्या रह जाती है? प्रीति का हर अंग गवाह है कि तुम ही उसके बाप हो। औरत सौत को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। चाहे वह उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। किसी के रूप रंग का किसी से मिलना क्या किसी को दोषी मानने के लिए काफ़ी है? गर्भावस्था में माँ की आंखों के सामने जिसकी तस्वीर होती है, बच्चा उसी के अनुरूप ढल जाता है। अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो। तुम्हारी कोई सफाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं। डॉक्टर राजेश को तो जानती हो ना, उसकी बेटी के बाल सुनहरे हैं, पर पति पत्नी में से किसके बाल सुनहरे हैं? राजेश ने तो आज तक कोई तोहमत अपनी पत्नी पर नहीं लगाई। मैं औरत हूँ, मेरे अंदर औरत का दिल है, पत्थर नहीं। बेचैनी में शिखा अपनी परेशानी माँ को बता चुकी थी। उसकी रातें जागते कटती भूख खत्म हो गई थी। फोन करने के बाद माँ कितनी बेचैन हो उठेगी, यह उसने सोचा ही न था। माँ अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। दोपहर को जब पति सोने चले गए तो उन्होंने शिखा को फ़ोन किया। तुम्हारी बात ने मुझे बहुत अशांत कर दिया है। रसीम तुम्हारी बहन है, रमेश तुम्हारा पति। तुम उनके संबंध में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रसीम? सोच भी कैसे सकती हो? रसीम अगर 14 साल बाद माँ बनी है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम उस पर लाछन थोप दो। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे घर के साथ साथ रसीम का घर भी ले डूबेगा। जिंदगी में सुख व खुशी हासिल करने के लिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है। बसे बसाए घरों में आग मत लगाओ। रसीम को इतने वर्षों बाद खुश देखकर कहीं तुम्हारी ईर्ष्या तो नहीं जाग उठी? माँ से बात करने के बाद शिखा के अशांत मन में हलचल सी उठी।
सच्चाई सामने होते आंखें कैसे मूंदी जा सकती है। बात बात पर झल्ला जाना, पति पर व्यंग कसना शिखा का स्वभाव बन चुका था। बचपना छोड़ दो, रसीम सुनेगी तो कितनी दुखी होगी। क्यों, तुम तो हो उसके आंसू पोंछने के लिए। चुप रहो, तमीज से बात करो, तुम तो हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो। जो सच नहीं है उसे तुम 100 बार दोहरा कर भी सच नहीं बना सकती। शिखा को हर घटना इसी एक बात से संबंध दिखाई पड़ रही थी। चाह कर भी वह अपने मन से किसी भी तरह इस बात को निकाल न सके। इधर रमेश को रह रह कर मौसी जी पर गुस्सा आ रहा था, जो उनके शांत जीवन में पत्थर फेंक कर हलचल मचा गई थी। पढ़ लिख कर इंसान का मस्तिष्क विकसित होता है, सोचने समझने पर परखने की शक्ति आती है, पर शिखा तो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह गई थी। एक दूसरे के लिए अजनबी बन पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। आखिर हुआ वहीं जो होना था। बात रसीम तक भी पहुंच गई। सुनकर उसे गुस्सा कम और दुख अधिक हुआ। मनोज को भी इस बात का पता लगा, पर व्यक्ति में भी कितना अंतर होता है। रसीम के प्रति विश्वास की जो जड़ें सालों से जमी थी, वे इस कुठाराघात से उखड़ न सकी। रसीम ने मन मार कर शिखा को फोन कर कहा, इसे तुम चाहो तो मेरी तरफ से अपनी सफाई में एक प्रयत्न भी समझ सकती हो। हमारा सालों का रिश्ता, खून का रिश्ता यूँ इतनी जल्दी तोड़ दोगी? शांत मन से सोचो, मैं तो तुम्हारा बच्चा गोद लेने वाली थी, फिर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होती? रमेश को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार किया है। इस निश्चल प्यार को कुलूषित मत बनाओ। वैवाहिक जीवन की नींव विश्वास रूपी भूमि पर खड़ी है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी में शंका रूपी कुल्हाड़ी से आघात क्यों करना चाहती हो? तनाव और कलह को क्यों निमंत्रण दे बैठी हो? रमेश को तुम इतने सालों से भी समझ नहीं सकी हो। शिखा इन बातों से और जल भुन गई। रमेश उसकी नज़र में अभी भी अपराधी है। घर वह सोने और खाने को ही आता है। उसका घर से बस इतना ही नाता रह गया है। माँ द्वारा पिता की उपेक्षा होते देख बच्चे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। शिखा ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज ना वह स्वयं खुश है, ना उसका पति रमेश।